क्या? ऑब्वियसली जो यान ऑक्शन हाउस से जोक लेन आ गया था, जिसके बाद फिर रिफाइनमेंट के बाद रैंक 5 का एल्केमिस्ट, ये भी जो ने कंप्लीट कर लिया था। साथ ही ऑक्शन हाउस में आने के बाद लोंगी भी वहाँ पे आता है और वो कहता है पापा इस लड़के के साथ मैं नहीं रह रहा। साले ने सांस नहीं लेने दिया, कंटिन्यू पिल रिफाइन करता रह गया है, जिसमें जन कहता है बच्चा होता रहता है यार, लाइफ है, ज्यादा सीरियस नहीं लेते, ठीक है। लोंगी लिंगटियान नाम था ना, लिंगटियान अगली बार से ध्यान रखना। और ऐसा कहने के बाद जॉन बाकी लोगों से कहता है अब मुझे जाना होगा अगली जर्नी के लिए और मैं जाऊंगा लू साओलोंग के साथ कल, जिसपे जानी कहती है अपना ख्याल रखना। तभी मुयर कहती है अरे मैं भी साथ में चलूंगी, अकेले थोड़ी जाने दूंगी। जहाँ जॉन कहता है नहीं बाबा तू तो बिल्कुल मत चलियो। हालांकि यहाँ जो यान अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहा होता कि तू मत चल, लेकिन जानी कहती है जान आपके लिए टेंशन में इसीलिए मना कर रहा है, जिसमें वो अचानक ही अपने आप ऐसे ही खुश होकर घूम रही होती है कि वाह बंदा मेरी फिक्र कर रहा है, घंटा नहीं कर रहा है वो फिक्र। साथ ही जॉन को अपनी पावर बढ़ाने की ओर से लिंगन मॉस को भी ढूंढना था, जिस चीज के लिए जॉन बाहर जा रहा था। जिसके बाद मैं एपिसोड वहीं पेंड कर देता हूँ और ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो कान में ईयरफोन घुसेड़ लो और देखते हैं इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन की मॉर्निंग का टाइम, जहाँ पे जोएन हाथ में मैप लेकर हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद जोएन और बाकी सभी लोग जल्दी से जिक्सी सिटी के बाहर मोल से होते हुए चुपचाप शहर को छोड़ देते हैं। साथ ही लिंगन मॉस का जो लोकेशन था उसकी तरफ जोयान, ले साओलोंग, जियो झान, नान एरमिंग, फैंग फैंग और जिंग, ये 6 लोगों का ग्रुप जा रहा होता है। और ये फर्स्ट टाइम होने वाला था जब जोयान अपनी टीम के साथ जा रहा था और हर किसी का खून खोल रहा था कि अब तो काट डालेंगे, पीट डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही रास्ते में हंसी ठहाके के भी आवाजें आ रही होती हैं। साथ ही मैप और लोकेशन दोनों उनके पास ही देने ज्यादा थी चिंता भी नहीं होती। हालांकि हवा के बीच में उड़ते हुए इन लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे अचानक से सिकुड़ जाते हैं और ये हो जाते हैं सीरियस। जिसके बाद जियो झान सीधा ही जोयान की तरफ देखते हुए कहता है यंग मास्टर जियो क्या लिंगन मॉस यहाँ पर है? साथ ही वो कुछ कंफ्यूज होते हुए जान से ऐसा कहता है। तभी उन लोगों के ऐसे फेस इंप्रेशन को देखकर जोयान के चेहरे से भी एक्साइटमेंट गायब हो जाता है और वो मानचित्र को चेक करता है और थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए सिलाते हुए कहता है हाँ जगह तो यही दिखाई जा रही है। जिसके बाद सभी अपने सामने का सीन देखते हैं तो काफी लंबा ब्लैक क्लाउड, जेड सी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़, हरी भरी चोटियां, साथ ही इनकी इनफाइनाइट माउंटेन रेंज देखी जा सकती है जिसका लास्ट एंडिंग पॉइंट कोई देख ही नहीं पा रहा था। साथ ही ये घाटी बिल्कुल हमें अमेज़न के जंगलों जैसी दिखाई दे रही होती है जहाँ पे एनाकोंडा भी हो सकते थे। साथ ही इस घाटी के चारों तरफ काफी खतरनाक कोहरा भी घेरे हुए होता है इस पूरी घाटी को और ना जाने किस किस तरीके के ओरिजन यहाँ पे अंदर होंगे, किसी को भी नहीं पता था कि कौन सा खतरा उनके सामने आ जाए। जिसके बाद जो है उनके दुनिया की सारी ही खतरनाक इंग्रेडिएंट इतनी खतरनाक जगहों पर क्यों उगते हैं, क्या किसी अच्छी जगह पे नहीं उग सकता था? इस टाइम पे जॉन समझ गया था कि लिंगन मॉस को खोजने की जर्नी खतरनाक होने वाली है। साथ ही आसपास करीब से निरीक्षण करने पर जॉन और बाकी लोग और भी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था ये तो उनकी सोच से भी ज्यादा कठिन होने वाला है। साथ ही जो डीप वैली थी यहाँ पे काफी ज्यादा अनबैलेंसिंग एटमॉस्फेयर होता है, टाइम टाइम पर क्रैक साइन हो रहे होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। साथ ही गड़गड़ाहट की आवाजें, चारों तरफ अंधेरा जिससे कोई कहाँ जा रहा है कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। जिसे देखकर जॉन कहता है स्पेशियल क्रैक। जॉन को पता था स्पेशियल क्रैक जहाँ पे होता था वहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए होता था, लेकिन यहाँ का जो स्पेशियल क्रैक यानी स्पेस को क्रैक किया गया था वो थोड़ा सा अनबैलेंस था। साथ ही एक ऐसी पावर जो कि स्पेस को अनबैलेंस कर दे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था वो कितना पावरफुल रहा होगा। साथ ही पता था कि अगर कोई भी स्पेशियल क्रैक के अंदर फंस गया तो जिंदा बचने के तो चांसेस बहुत ही कम थे। और यहाँ पे जो यान को भी उम्मीद नहीं थी कि वो और बाकी लोग यहाँ वास्तव में स्पेशियल क्रैक का सामना करेंगे। जिसके बाद हर कोई आसमान से नीचे उतरता और गहरे ग्रीन कलर के पॉइजनस फॉग और स्पेशियल क्रैक को देखकर अपनी जगह से हिलने में भी कैपेबल नहीं होता। तभी नान एरमिंग कहता है मैंने इस वैली के बारे में बहुत सुना है और अगर मेरा अंदाजा सही है तो इसे गुइसू वैली कहा जाता है और इसका जो दायरा है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि कोई भी इसकी गहराई को नहीं समझ पाया। साथ ही इस वैली से हजारों माउंटेन्स एक साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही काफी बड़े विशाल तूफानी समुद्र और एयर के बादल सनसनाते हुए इस वैली के चारों तरफ ही छाए होते हैं। साथ ही यहाँ पे घोष पॉइजनस और चारों तरफ ही फैला रहता है यानी मिस्ट। और आमतौर पर तो कोई भी डाउडी यहाँ पे कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, नॉर्मल डाउडी तो कदम रखते हैं यहाँ पे मारा जाएगा। साथ यहाँ पे हजारों तरीके के कीड़े और जानवर है और अगर हम अलर्ट नहीं रहते तो हम जहरीले पौधों और कीड़ों को छूते ही हमारी स्किन सड़ने लगेगी। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता। साथ ही यहाँ के कई ऊंचे प्लेसेस में काफी पावरफुल बीस्ट भी रहते हैं जिन्हें जगाया गया तो वो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और इसके अलावा सबसे खतरनाक चीज तो ये स्पेशियल अनबैलेंसिंग है जो कि हमें अंदर घुसने ही नहीं देगी और अगर हम घुसे तो फिर हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ से निकलेंगे और निकलेंगे भी कि नहीं। यह सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते कि एरिया ऐसा है क्या, जिससे ये लोग ये तो जान गए होते हैं
कि इस लिंगन मॉस का इस वैली के अंदर सही लोकेशन प्राप्त करना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन टीम को क्योंकि जोयान लीड कर रहा था, सभी लोग जोयान की तरफ देख रहे थे कि महाराज आपकी क्या इरादा है, बताएं हमें। तभी जोयान कहता है हालांकि ये जगह बड़ी है और खतरनाक भी, लेकिन मैं उस पिल के इंग्रेडिएंट को ढूंढने के लिए कमिटेड हूँ। और अगर हम बाघ की गुफा में नहीं घुसेंगे तो हम बाघ के बच्चे को कैसे पकड़ेंगे। अगर हम सावधानी से स्पेशियल अनबैलेंसिंग से बचते हैं तो मुझे लगता है हम कुछ प्रॉफिट्स को प्राप्त करने में कैपेबल हो सकते हैं। साथ ही डर से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, हमें आखिरकार फाइट तो करनी ही पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग हमें बनना है। तो जोयान की बात को सुनकर सभी का खून खोलने लगता है। पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया इस बंदे ने कि उनका खून खोलने लग गया। मतलब राइटर जोयान के मुंह से कुछ भी निकले उसे मोटिवेशन बना देता है। सभी का खून खोलने लगता है, वो अपनी कमर कस के क्यूरियस हो जाते हैं कि हाँ हम मरने के लिए तैयार हैं प्रभु। जिसके बाद नान एर्मिंग तुरंत ही काफी सारी बोतलों को निकालता है और जोयान को देते हुए कहता है यंग मास्टर जी चिंता ना करें, मैंने यहाँ के पॉइजन पे काफी ज्यादा रिसर्च की है और इस पिल को स्नेक कहा जाता है जो कि एक रेड पिल है और अगर इसे आप अपने मुंह में रखते हैं तो आपको 12 घंटे तक ये पॉइजन जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालांकि ये सिर्फ इतना है कि इस बार मैं जल्दी में था इसीलिए ज्यादा नहीं ला पाया और मेरे पास केवल इतनी ही है। तभी जॉन एक बोतल को खोलता है तो उसमें देखता है कि इसमें 30+ गोलियां थी, जिससे जॉन अंदाजा लगाता है कि 3 दिनों तक ये पिल उनका साथ दे सकती थी। जिसके बाद जॉन पूछते हुए कहता है क्या रेड स्नेक पिल को रिफाइन करने के लिए किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है? क्या ये बहुत मुश्किल है? जिसमें नान एर्मिंग थोड़ा सा शौक होते हुए जॉन की तरफ देखता है और इसके बाद कहता है रेड स्नेक पिल एक काफी स्पेशल पिल है जो कि बनाना और इसके इंग्रेडिएंट ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। साथ ही इसे क्रिएट करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ ही इस माउंटेन से और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट उठाए जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में रेड स्नेक ग्रास जो कि काफी ज्यादा धूप वाले इलाके में उगती है, मुझे लगता है कि इस जगह से वो बिल्कुल अपोजिट है और हमें वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल सकती। जिसके बाद जॉन भी समझ जाता है अब कोई ऑप्शन नहीं है तो वो उस एक पिल को स्वैलो करते हुए बाकी की पिल सभी लोगों को दे देता है। जिसके बाद जॉन कहता है सभी लोग सिचुएशन को देखते हुए वैली के अंदर जाएंगे। साथ ही सभी को इंटर होने के बाद अलर्ट रहना चाहिए, हम इस चीज को 3 दिनों तक ढूंढ पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर आपको लिंगन मॉस मिल जाती है तो आपको गुइसू वैली के बाहर निकलना होगा। जिसमें सभी लोग अपना सेल आते हैं और स्नेक रेड पिल को स्वैलो कर लेते हैं। जिसके बाद वो एक साथ इस फॉग के अंदर एंटर होते हैं और अब शुरू होने वाला है एडवेंचर। चलो इसी बात पे लाइक मार दो। तो जैसे ही वो लोग इस मिस्ट को क्रॉस करते हुए वैली के अंदर इंटर होते हैं तो सभी लोग चुपचाप अपना सेल लाते हुए अपनी अपनी ड्यूटी में बैठ जाते हैं। जहाँ डिफेंस में अच्छा था इसीलिए वो अपने डिफेंस को एक्टिवेट करता है और सामने का रास्ता ओपन करने लगता है। ले लोग काफी अलर्ट तरीके से आसपास की जगह को देख रहा होता है और उसका निरीक्षण कर रहा होता है। साथ ही वो पीछे रहता है ताकि वो पीछे से सभी को सपोर्ट कर सके। साथ ही सभी ने टीम के बीच में फैंग और जोयान को घेर लिया होता है क्योंकि जोयान की ताकत बहुत कम थी और वो लीडर था तो उसे सेफली सेंटर में रखना सबसे जरूरी था। जिसके बाद वो स्पेशल स्टॉर्म को देखते हैं और उससे थोड़ा सा साइड से ही निकल रहे होते हैं। साथ ही शांत गुइसू वैली के अंदर घना कोहरा होता है जिससे सामने का सीन काफी ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा होता है। साथ ही फॉग के ऊपर केवल सबसे ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची परतें ही देखी जा सकती थी जो कभी कभी सूरज की रोशनी पे दिखाई दे रही होती हैं। साथ ही ये उनके लिए एक साथ काम करने का पहला मौका था, लेकिन वे कई महीनों से साथ थे। साथ ही लंबे समय से एक दूसरे से उनका कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है और एक दूसरे से वो काफी प्यार भी करते थे। तो उनके अंदर एक मौन समझ पैदा हो गई होती, मतलब इशारों से ही काम कर सकते थे। दूसरा जोयान कहता है अलर्ट रहना। साथ ही अपनी आवाज को कम करते हुए जोयान स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है आसपास की चीजों को चेक करने के लिए। आवाज सुनकर सभी लोग जोयान की तरफ देखते हैं और इसके बाद उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पे जोयान इशारा कर रहा था। तभी सभी की नजर में एक बड़ा सा रेड कलर का स्नेक घास में लिपटा हुआ बिना बुनाए मेहमान की तरह उनका वेट कर रहा होता है। तभी नान एर्मिंग कहता है ये ब्लड रॉक स्नेक है जो कि एक 5 स्टार बीस्ट है, साथ ही काफी ज्यादा पॉइजनस भी। साथ ही ऐसी कोल्ड प्लेसेस में इसका मिलना काफी आम बात है, लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह गुइसू वैली के बाहर दिखाई देगा। साथ ही नान एर्मिंग अगर पॉइजन वाली कोई भी चीज है तो इस बंदे को उससे काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। बंदा था ही पॉइजन वाला। साथ ही जोयान जिसकी स्पिरिचुअल पावर एम्पायर स्टेज के लेट स्टेज पर थी, ऐसे एटमॉस्फेयर में स्पिरिचुअल पावर ज्यादा बेटर थी नॉर्मल आइस के कंपैरिजन में, क्योंकि वो खतरे को ज्यादा अच्छे से पता लगा सकती थी। हालांकि तभी जोयान की आंखें धीरे धीरे टेढ़े होते और ब्लड रॉक स्नेक को देखती और इसके बाद उसकी नजर ब्लड रॉक स्नेक के पेट पे पड़ती है जहाँ पे रंगीन खून का बड़ा सा धब्बा होता है, जिससे लग रहा होता है कि ये स्नेक हेवीली इंजर्ड हो गया है। वाओ, राइटर ने हमें कितनी बड़ी बात बताई है, क्योंकि उसके पेट में चोट लगी है तो वो हेवीली इंजर्ड हो गया होगा। चूतिया राइटर डायरेक्ट बोल देता है हेवीली इंजर्ड हो गया है। साथ ही जॉन की आंखों को फील करते हुए ब्लड रॉक स्नेक तुरंत ही कांपने लगता है, जिससे हर कोई हंसने लगता कि अरे ये तो घायल है, हम अभी इसे पेल देंगे। तभी जो जॉन कहता है अरे 1 सेकंड मैं अभी आया, और तुरंत ही अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए
नहीं नहीं, मुट्ठी अच्छा नहीं लगता। अपनी फिस्ट को क्रिएट करते हुए तुरंत ही कूद पड़ता है ब्लड रॉक स्नेक की तरफ और अपनी फिस्ट को ब्लड रॉक स्नेक के ऊपर लगा देता है। हालांकि उसी टाइम पे एक भूकंप आता और गड़गड़ाहट की आवाज, 10 से 10,000 घोड़े सर पर दौड़ रहे हों और यहाँ पे ये ब्लड रॉक स्नेक जमीन में फेंका जाता है। जमीन में दरारें क्रिएट होने लगती है, चट्टानें बिखर जाती हैं, जिसपे जिंग हंसता है। जिंग हंसती है क्योंकि ये तो लड़की है। जिसके बाद जिंग अपनी जगह से गायब होते हुए उस जगह पे दिखाई देती जहाँ पे ब्लड रॉक स्नेक को पेल के फेंका गया था। तो वहाँ पे काफी बड़ा क्रैक दिखाई देता है जहाँ पे खून के फुब्बारे फूट पड़े होते हैं, जमीन लाल हो गई होती है। तभी नान-एर्मिंग तुरंत ही फुसफुसाते हुए आगे बढ़ता और ब्लड रॉक स्नेक इससे पहले कि खड़ा हो पाता, तुरंत ही वो ग्रीन कलर की एनर्जी का यूज करते हुए उसकी बॉडी पे उसे टच करता है। जैसे ही ग्रीन कलर की एनर्जी ब्लड स्नेक से टच होती है तो तुरंत ही उसकी बॉडी को ग्रीन कर देती है। जैसे ब्लड स्नेक दर्द से कराहते हुए जमीन पर लुढ़क जाता है और उसकी लंबी पूंछ बेजान होकर जमीन पे गिर जाती है। गया, खत्म, टाटा, बाय बाय। ब्लड रॉक स्नेक से तुरंत ही निपट लेने के बाद सभी लोग एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं। काफी एक्साइटेड भी होते हैं क्योंकि मोटिवेट जो हो गए थे। अपने सांप को अभी मारा जो 5 स्टार डाउडी पर था। इन भूखे नंगे बेरोजगार लोगों को ये नहीं पता है कि वो स्नेक इंजर्ड था, वरना इनकी लंका लगा देता। हालांकि तभी नान-एर्मिंग ब्लड रॉक स्नेक को चीर कर उसका मैजिकल कोर निकाल लेता है। तभी दूसरी तरफ जॉन की आंखों के कोने से एक बड़े से पेड़ के नीचे रेड कलर की ग्रास दिखाई देती तो जॉन कहता है ब्लड रेड ग्रास, रैंक 6 का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट। जिसके बाद जॉन को समझ में आता है कि वास्तव में बॉर्डर में ब्लड रॉक स्नेक क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में ब्लड रॉक स्नेक आया था इस ग्रास के लिए और इसीलिए वो पीछे हटने को भी इनकार कर रहा था। साथ ही जॉन समझ गया होता कि गुइसू वैली के बाहर लगभग 4 स्टार डाउडी लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। साथ ही कभी कभी 5 स्टार के भी दिख जाते हैं और इस स्नेक से उनकी मुलाकात तो बस यूं ही हो गई थी ब्लड चार्म ग्रास के चक्कर में। साथ ही पहली बार गुइसू वैली के अंदर एंटर होने के बाद उन्हें कुछ चीजें मिल गई थी, इसलिए वो काफी खुश होते हैं। साथ ही हर कोई थोड़ा सा मोटिवेट होते हुए खोज को जारी रखता है। जिसके बाद ये सूरज भी वेस्ट डायरेक्शन में अस्त हो जाता है। वाह, राइटर ने हमें जीके की इन्फॉर्मेशन दी है। कल तक तो मुझे यही लगता था कि सूरज ईस्ट डायरेक्शन में अस्त होता है। थैंक यू राइटर। चूतिया साला बेकार चीजें लिख के रखा हुआ है। मुझे ये बताओ, जब जंगल इतना घना है, सब कुछ अंधेरा है, तो लोगों को दिख कैसे रहा है कि सूरज डूब रहा है, वो भी वेस्ट डायरेक्शन में? उनको पता कैसे चल रही है कि वेस्ट डायरेक्शन इस तरफ है? कौन सा नशा करता है मेरा राइटर? देखो ये अगली लाइन में कह भी रहा है, पूरे आसमान में ब्लड मिस्ट फैली हुई होती है, इसीलिए किसी की नजर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। साथ ही यहाँ पे कोई भी जरा सा भी आराम नहीं कर पा रहा होता। देख लिया ना, ये राइटर आधा चूतिया है। ये खुद ही कह रहा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा और ये खुद ही कह रहा है कि सूरज वेस्ट डायरेक्शन में डूब जा रहा है। हालांकि हर किसी के चेहरे पे थकान को देखा जा सकता था। साथ ही रास्ता भी काफी बड़ा था और एंड होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्हें पता नहीं था कहाँ जाना है और कब तक चलना है। साथ ही वो मानचित्र के हिसाब से चल तो रहे होते, लेकिन उन्हें पता नहीं होता मैप किस डायरेक्शन को बता रहा है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिसके बाद जॉन कहता है चलो अभी के लिए थोड़ा सा आराम करते हुए कोई रास्ता खोजते हैं, क्योंकि अभी कोई रास्ता नहीं है। तो चलो पहले वापस चलते हैं। नान-एर्मिंग, तुम स्नेक रेड पिल्स को रिफाइन करोगे जितना हो सके उतनी ज्यादा, और इसके लिए जितने भी जरूरी इंग्रेडिएंट है तुम जैनी से ले सकते हो। साथ ही आप में से कोई एक बंदा वहाँ पे जाओगे जहाँ पे ये मैप बनाने वाला हमें मिला था। मुझे लगता है कि वो हमें गाइड कर सकता है, वरना तो हम लोग के लिए जगह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसी होगी। इस टाइम पे जॉन भी समझ गया था ये प्लेस कुछ ऐसा नहीं है जहाँ वो अपनी उतनी सी पावर के साथ डील कर सके। साथ ही उन्हें थोड़ा सा सभी लोगों को शक भी होता है जिस बंदे ने इस लोकेशन को मार्क किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि जो यार ने कहा था वो जॉन की बात नहीं काट सकते थे। जिसके बाद जॉन अपने बोन बिंग्स को अपेयर करता है और बाकी सभी लोग जॉन को फॉलो करते हुए पीछे पीछे चलने लगते हैं। जिसके बाद कुछ ही टाइम बाद वो लोग जो मैंसन में पहुंच जाते हैं। हालांकि जब हर कोई गया था तो बाकी सभी लोग काफी उदास हो गए थे, लेकिन उनके आने के बाद सभी को बड़ा झटका भी लगता है और सभी को हंसी और ठहाके के साथ वहाँ पे काफी खुश होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग बिना सोए हुए रास्ते पे जल्दी जाते, जुगती शहर से लौटते हुए तावा मार्केट की तरफ जाते हैं और उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे जॉन को वो चीज मिली थी। साथ ही जो यान की तावा मार्केट की दूसरी जर्नी होने वाली थी और जॉन पिछली बार की तरह चारों तरफ देख रहा होता, कुछ तो मिल जा, कुछ तो मिल जा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सरोजनी मार्केट और दिल्ली के चोर बाजार जैसा ही था। चारों तरफ चीख पुकारे मची हुई होती हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन इस बार की जॉन की जर्नी पिछली बार की तरह नहीं थी और इस बार जॉन सीधा ही उसी स्टॉल पे जाता है। स्टॉल का ओनर थोड़ा सा दुबला पतला हाफ एजड मैन था जिसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और स्टॉल पे सिकुड़ कर बैठा हुआ होता है और जम्हाई ले रहा होता है। साथ ही ऐसा लग रहा था कि उसका बिजनेस काफी ज्यादा सुनसान था। तभी जॉन कहता वॉश और स्माइल करता है। साथ ही जॉन उस पर्सन को देखते हुए काफी खुश होता है कि ये बंदा वास्तव में इस जगह पर अभी भी है। जो तब वो वहाँ पे एजड तुरंत ही जवाब में अपना सिर उठाता और जो है बाकी सभी लोग को अपने स्टॉल के बाहर देखकर वो तुरंत ही एनर्जेटिक हो जाता है। बताइए क्या चाहिए सर?
कुछ भी ले लो, जो चाहिए वो ले लो, एक चीज तो ले लो सर। मैं जो भी चीजें बेचता हूँ सभी ओरिजिनल है, क्वालिटी भी कम है, नहीं क्वालिटी ज्यादा है और कीमत कम है सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, कुछ तो ले लो सर, 4 दिन से खाना नहीं खाया। मैं भी ऐसी वो जो है इनको मैनिपुलेट करने लगता है कि कुछ तो खरीद ले भाई। तभी जान भुआं उठाते हुए कहता है, बॉस क्या मैं आपको याद हूँ? स्टॉल ओनर। उसे तो कुछ टाइम तक एहसास ही नहीं होता कि ये बंदा है कौन। उसने सोचा कि हो सकता है एक आध बार ये यहाँ से निकला हो, लेकिन वो तुरंत ही ऐसा ट्रीट करता है कि जैसे वो जियान को जानता है, और वो तुरंत ही कहता है, जंग मास्टर वास्तव में बहुत सुंदर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी जान उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहता है, मिस जेनी और मैं आपसे एक बार मिलने के लिए आए थे और आपसे ब्लैक मशरूम खरीदा था, साथ ही आपने मानचित्र में हमें एक जगह भी बताई थी, क्या आपको अब याद आया? यह सुनकर स्टॉल ओनर ऊपर से नीचे तक जियान को देखता है। जाहिर तौर पर अब उसे याद आ गया था, क्योंकि उसने इस बच्चे को जुक्सी सिटी की सबसे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की के साथ देखा था। तभी वो कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत हो गया हो? आप मेरे साथ हिसाब किताब करने के लिए वापस आए? और ये देखकर कि जो है ना बाकी लोग फ्रेंडली नहीं दिख रहे थे, सभी लोग वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं ये पेले ना मिलके। आखिरकार यहाँ पे जितने भी बंदे थे सारे के सारे 5 स्टार आउडी के ऊपर थे, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, माय लॉर्ड ये वास्तव में मेरी गंदी आंखों के कारण है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप इस बार क्या खरीदना चाहते हैं? मैं आपको हर एक इंग्रेडिएंट में 20% की छूट दूंगा, तो ये कैसा रहेगा? साथ ही वो बंदा अपने दिल में ही कहता है, ये बंदा कितना लकी है, पहले इसके पास यहाँ की सबसे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की मिस जेनी थी, अब इसके पास पीछे इतने पावरफुल लोग हैं, आखिर ये बंदा है क्या? तभी जॉन कहता है, अरे चच्चा पैसा बहुत है अपने पास, अपन को छूट वूट कुछ ना चाहिए, मैं तो इस बार आपसे उस चीज का पता लगाने के लिए आया हूँ। और जॉन सीधा ही सौदे पे आ जाता है। साथ ही स्टॉल ओनर जब ये सुनता है कि जो यान सामान वापस करने के लिए नहीं आता, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए कहता है, माय लॉर्ड क्या मैंने उस लोकेशन को आपको मार्क करके नहीं बताया था? क्या आप वहाँ लोकेशन पर नहीं गए? तभी जॉन उस मैप को निकालता है और उस पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई है और मिस्टीरियस पॉइजन फॉग से ढकी हुई है, तो क्या आप इस जगह को और भी ज्यादा डिटेल में मार्क करने की मेरी मदद कर सकते हैं? तभी स्टॉल ओनर तुरंत ही चतुराई से स्माइल करते हुए कहता है, क्या वास्तव में यंग मास्टर ऐसे ही चीजों का पता लगाना चाहते हैं? ये काफी कठिन है। तभी जॉन स्माइल करता है और ले साओलोंग तुरंत ही 10,000 ड्रैगन टेल्स को निकालते और उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, बकवास मत कर, ये ले और सिर्फ अपना काम कर। पिछली बार अपना जियान गरीब था, लेकिन इस बार जियान की जेब काफी बड़ी थी। जियान दे दनादन मुंह में पैसे भर देता है, जिससे उसके हाथ और दिमाग दोनों काम करने लगता है। तभी वो स्टॉल ओनर भी तुरंत ही कहता है, ऐसा नहीं है यंग मास्टर कि मैं इन जगहों को मार्क नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वास्तव में सही तरीके से मार्क नहीं कर सकता। जिस तक जोयान के दिल में भी काफी लॉन्ग टाइम से शक था। आखिर स्टॉल ओनर की पावर 4 स्टार आउडी पर थी और उसके लिए वो गुइसो वैली से लिंगजिंग मॉस को प्राप्त करना इम्पॉसिबल था, जिसका मतलब था जिस पर्सन ने इसे इकट्ठा किया था वो ये तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसका मतलब था कि या तो इस जगह पे कोई मर्सेनरी ग्रुप गया होगा या उसका कोई मेंबर। और जैसा कि जॉन को उम्मीद थी, वैसा ही स्टॉल ओनर झिझकते हुए कहता है, यंग मास्टर मैं आपको सच बताने से नहीं डरता, वास्तव में वह चीज मुझे अकेले नहीं मिली, बल्कि हमारे बेसिरी मर्सेनरी ट्राइब्स के सोल्जर कई महीनों तक उस जगह पर एक साथ फाइट कर रहे थे और कई लड़ाइयों और काफी सारे डिजास्टर से गुजरने के बाद बाल हम मौत से बचे। हालांकि मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये जरूरी कोई कीमती चीज होनी चाहिए। साथ ही यंग मास्टर की नजर अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें ये ट्रेजर वास्तव में कम कीमत पर मिल गया, घंटा कम कीमत पर। 10,000 ड्रैगन तेल तेरे मुंह पे फेंक के मारे उसने। तभी जॉन कहता है, मैं बकवास करना पसंद नहीं करता, आप एक मर्चेंट होने के लायक हैं। मैं आपसे सीधा पूछूंगा, क्योंकि आप इस चीज को ढूंढने में कैपेबल थे, तो किसी ने आपको गाइड किया होगा। क्या आप मुझे उसकी लोकेशन बता सकते हैं? इस टाइम पे जॉन अधीर हो गया था, जिसके बाद 10,000 ड्रैगन टेल्स और जॉन उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, जब तक तुम मुझे बताओगे ये सब कुछ तुम्हारा। जॉन को पता था मर्चेंट और शॉप ओनर से डील करने का सबसे अच्छा तरीका था पैसा देकर मुंह बंद कर दो। दूसरी तरफ स्टॉल ओनर स्माइल करता है, क्योंकि जो यान ने 20,000 ड्रैगन पेटल कॉइन निकाले थे, बिना सोचे समझे वो उसे लेते हुए 2 बार हंसते हुए कहता है, मेरे लॉर्ड तुम तो भगवान हो, तुम ही तो अंबानी हो। उस टाइम पे मेरे पास एक मर्सेनरी टाइप का ग्रुप था जो खजाने की तलाश में घोस्ट वैली में एंटर किया था, और उसके जो लीडर थे वो ही बोचैंग थे, जिन्होंने उसे लीड किया था। मुझे लगता है उसे सही जगह पता होनी चाहिए। साथ ही जहाँ तक मुझे पता वो प्रेजेंट टाइम पे टाइगर रोरिंग फॉरेस्ट के पास सिल्वर सोल टाउन में रह रहा है। तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहते हैं, सिल्वर सोल टाउन, और उसकी आंखें तुरंत ही साइन होती हैं। जिसके बाद वो कहता है, तो आपका लीडर वास्तव में वहाँ रहता है? जिसमें वो बंदा तुरंत ही डर के मारे कहता है, ये सच है, ये मेरी मर्सेनरी ट्राइब के रेजिमेंट का ड्रैगन बैच है।
तो अगर आप उससे मिलते हैं तो आप इस बैच को दिखा सकते हैं, वह निश्चित तौर पर करेगा आपकी मदद। इस टाइम पे स्टॉल ओनर को डर था कि कहीं जियान और बाकी लोग उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वो अपना बैच भी दे देता है और प्रॉमिस भी करता है। जियान बैच लेता है और तुरंत ही देखता है कि एक स्पेशल मेटल से बना हुआ होता है, साथ ही एग की साइज का होता है, जिसके बीच में मंडरा रहे ग्रीन ड्रैगन को देखा जा सकता था, जिसमें लिखा होता है वेहीरी मर्सेनरी ग्रुप। ये पहले ही से बहरे हैं। जिसके बाद जो यान स्टॉल ओनर को उसका पैसा मुंह पे मारते हुए तुरंत ही टाइगर रोरिंग फॉरेस्ट के पास सिल्वर सोल टाउन की तरफ निकल पड़ता है और वहां तक पहुंचने से पहले वो दिन रात 3 दिनों तक उड़ान करते हैं। साथ ही रास्ते में ले साओलोंग ने टाइगर रोरिंग माउंटेन के बारे में जॉन को काफी कुछ बताया था, जिससे जॉन की समझ भी काफी स्ट्रांग हो गई होती है। जिसके बाद जॉन ने सुना था बेसरी मर्सेनरी ग्रुप के चीफ ई वो चैंग वहाँ पे रहते थे, तो जॉन काफी हैरान होता है। साथ ही उसे पता चला था कि टाइगर रोरिंग फॉरेस्ट जुक्सी सिटी की वेस्ट डायरेक्शन में था। साथ ही काफी शांतिपूर्ण इलाका था, जहाँ हरे भरे पेड़ थे और दूर इलाका था तो कोई जाता भी नहीं था। कुल मिला के पीसफुल टाउन। साथ ही वहाँ पे पता चला था कि उस फॉरेस्ट में काफी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, लेकिन उनकी ताकत या तो 3 स्टार या 4 स्टार है। साथ ही टाइगर रोरिंग फॉरेस्ट केवल लो ग्रेड के बीस्टों वाला फॉरेस्ट है। साथ ही सोल टाउन का कंपैरिजन जुक्सी सिटी से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सच में ये भी काफी पॉपुलर जगह है मास्टर। साथ ही यहाँ पे काफी सारे लो ग्रेड के मर्सेनरी ट्राइब्स इकट्ठा होते हैं। तभी जॉन को भी शक होता है कि जैसा कि वो स्टॉल ओनर ने कहा था कि जो मर्सेनरी ग्रुप का बंदा जो उसे वहाँ तक लेकर गया था और स्पिरिट सील मॉस्को ने खोजा था, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आखिरकार ईवो चैंग की पावर तो 4 स्टार डाउडी पर होनी चाहिए। तभी जॉन ले सालों का बाकी सभी लोग को अपने ऑरे को कंट्रोल करने का ऑर्डर देता है और सभी को कहता है अपना ऑरा 3 स्टार डाउडी तक सप्रेस कर लो। और इसके बाद थोड़ी देर पूछताछ के बाद जोयान सोल टाउन के अंदर एक मर्सेनरी गिल्ड के अंदर आ जाता है और जैसे ही जॉन और बाकी सभी लोग गिल्ड के अंदर एंटर होते हैं, एक लंबी पतली सी लड़की चेहरे पर स्माइल लिए हुए अंदर आती है और कहती है, लॉर्ड क्या आप मर्सेनरी ग्रुप के सोल्जर्स को काम पर रखना चाहते हैं? जिस पे जॉन गंभीर होने का नाटक करते हुए कहता है और इसके बाद इधर उधर घूमते हुए जोयान की नजर आखिरकार घर पे लगे हुए साइन बोर्ड पर रुक जाती है, जिसमें लिखे गए ज्यादा काम नहीं होते और इनका सबसे मेन काम डाउडीज को लो लेवल के बीस्टों के अटैक से बचाना था, किसी टाइप के इंग्रेडिएंट को तलाश करना था। साथ ही हर एक नाम के सामने एक खाली कॉलम होता था, जहाँ पे इनका मिशन लिखा जाता था और मिशन में मिलने वाला इनाम लिखा जाता था। तभी वो लड़की कहते हैं, माय लॉर्ड अगर आप किसी मिशन के लिए मर्सेनरी ट्राइब के सोल्जर्स को ले जाना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल्स दे सकती हूँ। साथ ही स्टॉर्म विंड मर्सेनरी ट्राइब्स के हमारे सोल्जर्स की सोल टाउन के अंदर मिशन पूरा करने की सबसे हाई क्वालिफिकेशन है। तभी जॉन की भौहें खड़ी हो जाती है और वो तुरंत ही कहता है, मैंने सुना था बेसरी मर्सन अलायंस है यहाँ पे, जो कि बुरा नहीं है, मुझे लगता है मुझे उन्हें काम पे रखना चाहिए। तभी वो कहता ही है, लेकिन मैंने तो ऐसे किसी भी ट्राइब के बारे में नहीं सुना, क्या आपको कुछ गलत बताया गया है? जब भी जॉन की आंखें साइन होती है उसे लगता है कि क्या उसी स्टॉल ओनर बोसी ने उसे धोखा दिया। जिसके बाद जो यान ड्रैगन बेच को निकालता और कहता है, मैं गलत नहीं हो सकता, देखो ये उस मर्सेंडी ट्राइब्स का बिल्ला है। तभी लड़की कहती है, मैं वेरी मर्सेंट ट्राइब्स को तो नहीं जानती, लेकिन यंग मास्टर ने जो कहा मैंने ये बेच देखा है। और ऐसा कहते वो लड़की रुक जाती है। तभी जॉन अपनी रिंग को स्लैश करता है और 8000 ड्रैगन टेल्स निकल आते हैं, जिसे जॉन मेज पे रख देता है। जॉन को पता था पैसे के साथ डील करना काफी आसान है। हाँ भाई अंबानी है तू, लेकिन ऐसा पैसा ना बहा। तभी लड़की स्माइल करते हुए कहती, सर ये ई बोचेंग नाम का एक ओल्ड आदमी है जो दिन भर शराब खाने में ही घूमता रहता है और वो अपने कपड़े पर ऐसा बैच पहनता है। तभी जॉन भी खुश होता है और तुरंत ही कहता है, तो ये पर्सन वास्तव में एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद जॉन उसे धन्यवाद देते हुए उससे डायरेक्शन पूछता है, तो वो लड़की सीधा बताती है, 4 गली छोड़ के जहाँ आपको देसी ठेका लिखा हुआ दिख जाए वहीं अंदर घुस जाइएगा, नुक्कड़ में बस टुन्न पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको। जिस पे जॉन कहता है, बिल्कुल धन्यवाद। जिसके बाद जॉन और बाकी सभी लोग मधुशाला की तरफ चल पड़ते हैं और 2-4 गली और मोड़ों से कल्टी मारते हुए वो लोग देसी दुकान में पहुंच जाते हैं। इमारत काफी एशियंट थी, बाहर बोतलें लटकी हुई होती हैं जिनमें मोमबत्तियां जल रही थी। साथ ही वहीं पे बीच में एक गेट होता है। तभी जॉन कहता है, ये यहाँ है, और जॉन खुश होते हुए तुरंत ही शराब खाने के गेट को खोलता है। तो जॉन हैरान हो जाता है क्योंकि जोयान की जो वेन्स होती है उसमें अचानक ही उसका ब्लड एक्साइटेड होने लगा होता है। जॉन का ब्लड लाइन प्रेशर एक्टिवेट हो रहा होता है। साथ ही जॉन को ऐसा लग रहा होता है कि उसका खून खोलते हुए बाहर आ जाएगा। साथ ही ये खून काफी ज्यादा गाढ़ा हो रहा होता है। जैसे जॉन तुरंत ही कहता है, नहीं अंदर कोई जोक्लेन का मेंबर है। लेकिन इस जगह पर जोक्लेन का मेंबर कैसे हो सकता है? इस टाइम पे जॉन काफी हैरान होता है कि यहाँ जियोक्लेन का आदमी कहाँ से आ गया। लेकिन ब्लड लाइन प्रेशर तो भाई था ही, जो कि ऐसे तो एक्टिवेट नहीं हो सकता था। इसलिए जॉन कहता है, जियोक्लेन का पर्सन यहाँ क्यों आएगा? इसका कोई रीजन नहीं। हालांकि कुछ लोगों के पास ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने की कुछ टेक्निक्स होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतना पावरफुल है। साथ ही जॉन हैरान होकर अपना सिर लाता है क्योंकि वो तो यहाँ जियोक्लेन के मेंबर को यहाँ पे उस पर्सन को ढूंढने के लिए आया था जो कि
सील मॉस उसके लिए ढूंढ सकता था। जॉन को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे जियो क्लैन का कोई मेंबर होगा, क्योंकि अब ये मामला एक अलग ही सीरियस हो गया होता है। जिसके बाद जॉन दरवाजा खोलते ही अंदर जाने ही वाला था कि जियोयान को एक ओल्ड आदमी शराब खाने के अंदर एक अंधेरे कोने पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जैसे उसे दुनिया की किसी भी चीज से घंटा कोई मतलब नहीं था। साथ ही वो बढ़िया से शराब पी रहा होता है। साथ ही उसकी चेस्ट पर चमकदार सिल्वर कलर का ड्रैगन बैच होता है, जो कि उसकी बॉडी में इकलौती ऐसी चीज थी जो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर सकती थी। जिसका मतलब था यही वो बंदा है जिसका नाम ई स्टोल ओनर ने बताया था। हालांकि तभी ओल्ड मैन उसकी आंखें भी एकदम से स्टेबल हो जाती हैं। शराब का नशा तुरंत ही उतर जाता है और अचानक से वो गेट की तरफ देखता है। उसकी आंखें साइन होती है, नशा तो जैसे गायब ही हो गया हो। जिसके बाद ओल्ड मैन बिना अपना सिर घुमाए सीधा ही शराब खाने से बाहर चला जाता है। जिसके बाद ये बंदा सीधा ही इस शराब खाने से निकलकर एक अंधेरी जगह पर चला जाता है, जो कि इस जगह के पीछे होती है, और चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है जैसे ये बस डार्कनेस में ही रहना चाहता हो। जिसके बाद वो एक बार फिर से शराब का एक घूंट पीता है। साथ ही शराब पीते हुए काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा होता है। साथ ही उसकी आंखों से अचानक ही आंसू की कुछ बूंदें बहती हैं। साथ ही अभी अभी भागा था, क्योंकि ये जियोयान के प्रेजेंस के कारण था, क्योंकि इसे अपनी ब्लड लाइन प्रेशर एक्टिवेट होती हुई फील हुई थी, जिससे इसने फील किया था कि यहाँ जियो क्लैन का कोई मेंबर है। और ये बंदा ई बो चैंग नहीं बल्कि जियो क्लैन के पैट्रियार्क जियो याओ थे। साथ ही हालांकि वो अब पैट्रियार्क नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो पैट्रियार्क बनने के लायक ही नहीं है। साथ ही उस टाइम पे जब वो 4 स्टार के पीक लेवल पर था, वो काफी प्राउडफुल था। उसने दावा किया था कि वो अकेले ही 5 स्टार को ब्रेक थ्रू कर सकता है, इसलिए उसने कमिटेड तरीके से क्लैन को छोड़ दिया था। साथ ही उसने कसम खाई थी कि जब तक वो ब्रेक थ्रू नहीं करेगा वो मरेगा भी नहीं। लेकिन उसे लगता था कि शायद अब वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। साथ ही वो इस टाइम पे ओल्ड टाइम को याद कर रहा होता है, जब उसने अपने क्लैन को छोड़ दिया था। साथ ही उस टाइम पे वो याद करता है कि जियो क्लैन में 4 स्टार तक पहुंचने वाला वो पहला पर्सन था, और उसके 5 स्टार पर पहुंचने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। साथ ही उसने सोचा था कि 5 स्टार पे पहुंचने के बाद वो अपने जियो क्लैन को काफी पावरफुल और रिच बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन उसकी हर एक उम्मीद टूट गई होती है, और उसी उम्मीद को भुलाने के लिए बंदा घूंट पे घूंट लगा रहा होता है। साथ ही उसकी हर एक स्माइल इस टाइम पे गहरे गिल्टी से भरी हुई होती है कि उसने उस क्लैन को क्यों छोड़ा। साथ ही वो फूट फूट कर रो भी रहा होता है। हालांकि जियो क्लैन से बाहर आने के बाद उसी साल उसने मर्सेनरी अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। साथ ही उसने ब्रेक थ्रू करने की कसम खाई थी। हालांकि जैसे ही वो 5 स्टार को ब्रेक थ्रू करने के लिए स्टेबल हुआ था, उसने पाया कि उसकी ताकत अचानक से स्टेबल हो गई और धीरे धीरे कम होने लगी। उसे नहीं पता था कि उसे किस तरीके की चोट लगी थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा था। साथ ही उसने मेनलैंड के काफी पॉपुलर एल्केमिस्टों को भी ये दिखाया था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, जिससे वो हेल्पलेस हो सकता था। और साथ ही साथ उसकी पावर गिरते गिरते 4 स्टार डाउडी लेवल के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच गई होती है, और अभी भी कंटिन्यू गिरे ही जा रही होती है। दूसरा 5 स्टार को ब्रेक थ्रू करने का उसका सपना पूरी तरीके से सपना हो गया होता है, जिससे जियो याओ भी पूरी तरीके से निराश हो गया होता है। इसलिए जियो याओ उसने जियो क्लैन में जाने के लिए पूरी तरीके से थॉट को छोड़ दिया होता है और हार मान ली होती है। साथ ही वो दिन भर अपने क्लैन की टेंशन में रहता था, इसीलिए उसे भुलाने के लिए बंदा यहाँ पे घुसा रहता था। साथ ही अपने काफी सारे थॉट के साथ वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था, इसीलिए जियो याओ अपनी बोतल से एक घूंट और मारता है, लेकिन बोतल का लास्ट पैग होता ही है, जिसके कारण बंदा उठता है और तुरंत ही सिल्वर सोल टाउन के बाहर की ओर चलने लगता है। साथ ही वो यहाँ पे अपने क्लैन को छोड़कर अब हमेशा के लिए यहाँ रहने का सपना रखता था, इसीलिए वो बंदा आगे की तरफ जाने लगता है, सिल्वर टाउन से बाहर की तरफ, ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। और जैसे कि ओल्ड मैन ने उस जगह को छोड़ा था, जॉन धक्का देकर दरवाजे को खोलता है और सराया में कदम रखता है, तो अचानक उसका ब्लड लाइन प्रेशर चुपचाप गायब हो गया होता है, जिससे जॉन काफी हैरान होता है, क्योंकि वो समझ गया होता है कि उसके क्लैन का जो भी पर्सन यहाँ पे था वो निश्चित तौर पर यहाँ से चला गया था। जिसके बाद जॉन शॉक होते हुए आसपास के पूरे शराब खाने को देखता है, जहाँ पे जॉन देखता था मेज पे 3-3 लोग 5-5 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ होता है। साथ ही खुले कपड़े वाली वेट्रेस उन्हें शराब और वाइन पर सर्व कर रही होती हैं, और लोग यहाँ पे लंबी डीलिंग्स दे रहे होते हैं। हालांकि इस जगह पर देखते हुए जॉन की नजर मधुशाला की उस लोकेशन पे जाती है जहाँ पे ई बो चैंग थोड़ी देर पहले बैठा था। हालांकि जॉन यहाँ पे कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी इस मैं खाने का जो क्लर्क होता है वो तुरंत ही जॉन का वेलकम करने के लिए आता है और कहता है कि आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं और खाना खाना चाहते हैं। तभी जॉन कहता है खाना, और सीधा ही कोने पे चला जाता है। तभी वो कहता है आप पहली बार दुकान में आए हैं, इसलिए दुकान में स्पेशल भोजन है, शेर का हेड, चमगादड़ का सूप, ज्वालामुखी हिरण की मीट, कुत्ता, मछली, बाघ, सांप, सब खिला दो सालो, कुछ भी जिंदा मत छोड़ो सालो। जिसके बाद जॉन कहता है मैं तुमसे किसी के बारे में पूछना चाहता हूँ, ई बो चैंग, क्या तुम उसे जानते हो? जिसमें बंदा तुरंत ही सिर हिलाते हुए कहता है मुझे पता है उस ओल्ड आदमी के बारे में, वो पूरा दिन तो मेरे शराब के ठिकाने पे ही तो बैठा रहता है और वो यहाँ का रेगुलर ग्राहक है, और अगर आप उसे ढूंढना चाहते हो तो बस आपको यहीं रुकना चाहिए, वो यहाँ पे कुछ टाइम बाद आएगा ही। हालांकि ये बैड लक है कि वो आज जल्दी में चला गया, और मुझे लगता है कि कोई भी नहीं पता लगा पाएगा कि वो कहाँ गया। जो तब जॉन भी जानता था कि क्लर्क अपना बिजनेस करना चाहता है, लेकिन जॉन के पास यहाँ रुकने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए सभी से बात करने के बाद उन्हें यहीं पे रुकना पड़ता है।
तभी जोयान भी, भले ही वो ईवो चैंग को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन पिछले टाइम को याद करते हुए जोयान थोड़ा सा खोया हुआ फील करता है। तुरंत ही एक बोटली उठा के छत की टोपली में पहुंच जाता है, मतलब टेरेस में, जिसके बाद जियोयान डूबते हुए सूरज को देखने लगता है। तभी बोटली का घूंट भी लगाने लगता है। लेकिन इसी के साथ अब यह